हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एरोमेटिक एमीन, जिसमें होता है एरोमेटिक एमीन में हम दो टाइप के पढ़ते हैं। एक तो होता है सबसे पहले एनिलीन और दूसरा होता है बेंजील एमीन। तो इसमें इस वीडियो में हम सीखेंगे एनिलीन को, जिसे बोलते हैं एरोमेटिक एमीन भी बोलते हैं, और बेंजील एमीन को एरिल एल्किल एमीन बोलते हैं। तो एरिल एल्किल एमीन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम एरोमेटिक एमीन मतलब कि एनिलीन को देखने वाले हैं। तो इसमें एनिलीन क्या देखेंगे हम, बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और क्या देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक विधियां देखेंगे, और क्वेश्चन कैसे आता है उसको भी देखेंगे। और बीच बीच में यहाँ पे क्वेश्चन बताती जाऊंगी, उसको नोट करते जाइएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसका बनाने की विधियां और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे, देखो यहाँ पे आपके में दिया हुआ है लेबोरेटरी मेथड वाला। तो लेबोरेटरी मेथड वाला अगर करना चाहते हो तो एक वाला कर लेना कि नाइट्रोबेंजीन से हम किस तरीके से प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लेबोरेटरी वाला ना देख करके क्लोरोबेंजीन से देखते हैं कि क्लोरोबेंजीन से हम एनिलीन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लोरोबेंजीन से। इसमें क्या है, देखो ऑर्गेनिक का ये रहता है कि अगर आप वर्ड में पढ़ रहे हो तो वो ठीक है, बढ़िया है, लेकिन अगर रिएक्शन हम देखते हैं तो आसानी से हम वर्ड में उसको लिख सकते हैं कि रिएक्शन पता रहता है, क्या क्या नाम है, उसको सीधा वर्ड में आप बनाकर लिख सकते हो। जैसे कि वर्ड में लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, इसमें क्लोरोबेंजीन को सांद्र अमोनिया के जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड अमोनिया के साथ क्यूपरस ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 500 वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 200 अंश सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है तो हमारा एनिलीन प्राप्त होता है, बोल रहा है। ठीक है, इस वर्ड को जो इतना सारा लिखा हुआ है उसको हम अब रिएक्शन में देखते हैं तो रिएक्शन से पूरा का पूरा आइडिया हो जाता है। तो इसीलिए ऑर्गेनिक में क्या करते हैं, रिएक्शन को पहले पढ़ा जाता है फिर वर्ड को लिखा जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बोला गया था कि क्लोरोबेंजीन को, ये है हमारा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन को सांद्र अमोनिया, मतलब कि ये अमोनिया है, दो मॉलिक्यूल लिए हैं अमोनिया को, और क्या क्या बोला गया था कि जलीय अमोनिया, मतलब कि और क्या है, क्यूपरस ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 500 वायुमंडलीय दाब, मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ताप में गर्म किया जाता है 200 सेंटीग्रेड ताप पर, तो क्या मिलता है, हमारा एनिल मिलता है, बोल रहे हैं। तो यही है, और यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड बाहर निकलेगा। देखते हैं कैसे होगा। देखो ये है आपका क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन लिखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो कि क्लोरोबेंजीन तो हो गया। अब NH3 को अगर हम प्लस माइनस में तोड़े तो क्या होता है, NH2 माइनस और H प्लस में होता है, ये हुआ। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे और एक NH3 है, ठीक है, तो ये बना लिया NH4 और ये बन गया हमारा Cl, मतलब कि इन दोनों से क्या हो गया, NH4 Cl बाहर निकला है, ये देखो। और ये जो NH2 माइनस है वो जाकर यहाँ पे आकर जुड़ गया है। मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ कि सिंपल सा अगर देखें तो क्या बोल सकते हैं, जो Cl माइनस है हमारा उसको रिप्लेस किया है NH2 माइनस है, ये इसको रिप्लेस कर दिया है, सिंपल सा। तो क्लोरोबेंजीन के जगह हमें अमीनो बेंजीन प्राप्त हुआ है, बोल सकते हो। ठीक, तो ये सिंपल सा रिएक्शन था कि क्लोरोबेंजीन का अगर हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एनिलीन प्राप्त होता है। ये है हमारा एनिलीन, एनिलीन, और ये है क्लोरोबेंजीन, ये हुआ। अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं कैसे बना सकते हैं। और तो दूसरा मेथड है हमारा फिनाल के साथ रिएक्शन। क्या है, फिनाल से, तो फिनाल को अमोनिया के साथ जिंक क्लोराइड व अमोनियम के योगात्मक यौगिक को की उपस्थिति में गर्म करके एनिलीन प्राप्त किया जा सकता है। वही है वर्ड को हम अब रिएक्शन में देखेंगे तो क्या होगा। देखो ये है हमारा फिनाल, ये क्या है, फिनाल है। फिनाल को क्या करेंगे, NH3 की उपस्थिति में रिएक्शन करवाना है। तो देखो जैसे कि वहां पे किए थे तो OH क्या होता है, नेगेटिव चार्ज रखता है, और यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव करे तो नेगेटिव NH2 है और पॉजिटिव H प्लस है। तो ये रिप्लेस कर रहा है OH को NH2 से, सिंपल सा। और जिंक क्लोराइड और अमोनिया की उपस्थिति में यहाँ पे भी दर्शा सकते हो, और 300 से 500 सेंटीग्रेड पे गर्म करके। तो फिर से वही क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव नेगेटिव पार्ट को रिप्लेस कर रहा है। और यहाँ पे OH निकल रहा है, यहाँ पे H है, ये दोनों मिलाकर क्या निकल दे रहा है, हमारा H2O बना दे रहा है। ठीक है, तो एनिलीन प्राप्त हो गया। फिर से आपका फिनाल का अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओगे तो फिर से क्या मिला, हमें एनिलीन ही मिला है।
ठीक है, तीसरा रिएक्शन देखते हैं कि तीसरा रिएक्शन हमारा क्या है। नाइट्रोसो यौगिक के अपचयन से, मतलब कि नाइट्रोसो यौगिक किसको बोलते हैं, जो भी हमारा NO2 को नाइट्रो बोलते हैं और NO को नाइट्रोसो बोल सकते हैं क्योंकि एक ऑक्सीजन कम होता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि 3 HCl अम्ल द्वारा नाइट्रोसो यौगिक के अपचयन से एनिलीन प्राप्त होता है। अपचयन मतलब कि रिडक्शन, मतलब कि क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना होता है। तो नाइट्रोसो यौगिक का अपचयन करवा देंगे तो हमारा एनिलीन प्राप्त होगा। देखो यहाँ पे ये रिएक्शन है, तो इसको अब हम थोड़ा सा बढ़ाकर लिखते हैं। देखो कैसे प्राप्त हुआ होगा, ये है और ये, ठीक है, वैलेंसी कंप्लीट है इतने में। अब 4 हाइड्रोजन है बोल रहा है, तो इसका बॉन्ड तोड़ेंगे हम। एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ये दूसरा बॉन्ड टूटा तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। तो आपको पूरा का पूरा दिख रहा होगा क्या, ये H2O बाहर निकला हमारा, और ये जो बना है वो क्या है हमारा, एनिलीन तो है ना। देखो ये बेंजीन है और NH2 बना तो एनिलीन प्राप्त हुआ। और ये जो है आपका टीन और HCl की उपस्थिति में, अगर आपको पता नहीं है तो याद रखना, टीन और HCl यूज करते हैं तो यहाँ पे अपचयन होता है, ठीक है। या हाइड्रोजन, देखो ये भी है, हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शा रहा है, वहां पे भी अपचयन हो रहा है करके बोल सकते हैं। तो नाइट्रोसो यौगिक का भी अपचयन करवाएंगे तो हमारा एनिलीन प्राप्त होगा, ठीक है। ये हो गया थर्ड मेथड। अब फोर्थ मेथड देखते हैं क्या होगा। देखो फोर्थ क्या है, एजो एम हाइड्रो एजो यौगिकों के अपचयन से एनिलीन प्राप्त कैसे करते हैं। तो एजो और हाइड्रो एजो किसे बोलते हैं, एजो मतलब कि N2 वाला होता है, एजा ग्रुप मतलब कि नाइट्रोजन वाला। तो एक नाइट्रोजन रहता है तो नाइट्रोजन बोलते हैं, 2 नाइट्रोजन है उसको एजा बोल देते हैं। एक नाइट्रोजन को भी एजा बोलते हैं जब हेटेरोसाइक्लिक पढ़ेंगे वहां पे। तो ये वाला ग्रुप एजा ग्रुप है, ठीक है, या एजो बोलते हैं। तो डाई एजो बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे डाई नाइट्रोजन, N को एजा बोला जाता है और N2 को मतलब कि इस तरीके से होगा, उसको डाई एजा बोलते हैं। ये हुआ। तो अब देखो क्या हो गया है आपका, ये बेंजीन डाई एजोनियम या बोल सकते हो एजो कंपाउंड करके उसका रिएक्शन करवाना है Na2S2O4 और इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइपोसल्फाइड बोलते हैं। इसका नाम लिख लीजिएगा यहाँ पे, सोडियम हाइपोसल्फाइड, ठीक है। तो यहाँ पे ये हर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, 3 टॉपिक पहले पढ़े, ये चौथा टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हर से पूछ सकता है कि किस तरीके से एनिलीन प्राप्त कर सकते हैं, कि फिनाल से कैसे एनिलीन प्राप्त कर सकते हैं, क्लोरोबेंजीन से कैसे एनिलीन प्राप्त कर सकते हैं, नाइट्रोसो यौगिक से कैसे एनिलीन प्राप्त किया जा सकता है, ये सभी क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो ये है सोडियम हाइपोसल्फाइड और क्या लिए हैं हम, वाटर लिए हैं। तो इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनाता है 2 मॉलिक्यूल एनिलीन का और सोडियम बाइसल्फाइड करके बाहर रूप में निकल जाता है। ये है चौथा मेथड। अब अगला मेथड देखते हैं, पांचवा मेथड। पांचवा मेथड के अनुसार से एनिलीन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो पांचवा मेथड है आपका, ये है नेम रिएक्शन का, अम्लों से स्मिट अभिक्रिया द्वारा, ठीक। तो स्मिट वैज्ञानिक है, उनके अनुसार से क्या बोला जा रहा है, बेंजोइक अम्ल में कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति प्रेजेंस में हाइड्राजोइक अम्ल डालकर गर्म करने पर एनिलीन बनता है। हाइड्राजोइक अम्ल मतलब कि HNO3 होता है, सॉरी HNO3 ना होकर HN3 होता है, ठीक। ये HN3 को क्या बोलते हैं हम, हाइड्राजोइक अम्ल बोलते हैं। और ये अमोनिया जैसा नहीं है, अमोनिया का सूत्र होता है NH3 और यहाँ पे है HN3 हाइड्राजोइक अम्ल, ठीक। तो क्या करेंगे, बेंजोइक अम्ल का, ये है बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का रिएक्शन करवा देंगे हाइड्राजोइक अम्ल के साथ और क्या उपस्थिति दर्शा देंगे, सल्फ्यूरिक एसिड की। 50 से 55 सेंटीग्रेड तक गर्म कर देते हैं तो हमारा बनता है यहाँ पे एनिलीन और नाइट्रोजन अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो देखते हैं कैसे कैसे बाहर निकलेगा। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। यहाँ पे दिख रहा होगा 3 नाइट्रोजन, तो 2 नाइट्रोजन तो बाहर निकल गया, बचा 1 नाइट्रोजन, तो 2 नाइट्रोजन बाहर निकला और बचा 1 हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। और यहाँ पे 1 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला है तो बचा है 1 हाइड्रोजन। तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला H और N क्या हो जाएगा, NH2 बना देगा। तो यहाँ पे फिर से हमारा एनिलीन प्राप्त हो जाएगा। तो नाइट्रोजन निकला है, कार्बन डाइऑक्साइड इसे प्रूव हो गया। तो हम स्मिट अभिक्रिया के अनुसार से, मतलब कि स्मिट अभिक्रिया बोलेगा तो बेंजोइक एसिड का रिएक्शन करवा देना हाइड्राजोइक अम्ल के साथ,
तो एनिलीन प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन कैसे आता है, स्मिट रिएक्शन समझाइए या इस स्मिट अभिक्रिया को समझाइए, तो ये वाला देना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला बनाने की विधि देखते हैं, छठवां वाला, एसिड एमाइडों से हाफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया द्वारा, ब्रोमामाइड अभिक्रिया द्वारा, ये भी नेम रिएक्शन है। क्वेश्चन आता है हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया द्वारा एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे, समझाइए करके। ठीक है, तो इस विधि में बेंजामाइड पर ब्रोमीन व केओएच की अभिक्रिया कराई जाती है। वर्ड में है तो रिएक्शन में वही होगा आपका। क्या है ये बेंजामाइड, देखो ये बेंजीन है, अब यहाँ पे रहता था इस तरीके से, तो उसको एनिलीन बोलते थे। तो ये तो एमीन हो गया, और एमीन NH2 और बेंजीन के बीच अगर CO जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं एमाइड वाला ग्रुप। और एमाइड ना होकर यहाँ पे क्या है, बेंजामाइड, क्योंकि बेंजीन लिए हैं, आर रहता तो एमाइड बोलते, सिंपल सा। तो बेंजामाइड है ये, इसका नाम लिख लेना बेंजामाइड। ठीक है, बेंजामाइड का जब ब्रोमीन और KOH की उपस्थिति में रिएक्शन कराया जाता है तो एनिलीन प्राप्त होता है, बोल रहा है। अब कैसे प्राप्त होगा, याद रखना कि हम जो भी करते हैं यहाँ पे, ये जो CO रहता है बेंजीन और NH2 के मध्य में, वो निकाल देते हैं, सिंपल सा। ठीक है, और ये जो NH2 रहता है उसको सीधा डायरेक्ट बेंजीन से अटैक कर देते हैं या अटैच कर देते हैं, तो क्या बनता है, हमारा एनिलीन बनता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड KOH के साथ जो बना है वो K2CO3 और KBr और H2O करके बाहर निकलता है। कुछ भी हो अगर आपका, उसको क्या करना है, अगर देखो एसिड एमाइड से बोल रहा है या बेंजामाइड से, तो हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन मतलब कि ब्रोमीन की उपस्थिति में रिएक्शन करवाना है। ठीक है, मान लो अगर रहता ये वाला ऐसा RCONH2 प्लस Br2 प्लस 4KOH, तो कैसे करेंगे, ये जो CO है उसको बाहर निकालेंगे और ये वाला आपस में जोड़ देंगे, तो RNH2 ऐसा रहता है। R के जगह बेंजीन फेनिल जो भी रहे आपका, एथिल मिथिल। ठीक है, तो मतलब कि बीच में जो CO है उसको बाहर निकालना है हमें और आगे रिएक्शन करवाना है, तो एनिलीन प्राप्त होगा। ये हुआ। एक और मेथड के द्वारा बना सकते हो, बोल रहा है कि बेंजामाइड का रिएक्शन अगर हम बेंजीन के साथ कर दे, सॉरी बेंजामाइड का रिएक्शन अगर ब्रोमीन के साथ करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, देखो एक ब्रोमीन है वो एक हाइड्रोजन को लेकर निकल जाएगा, यहाँ पे एक HBr निकल रहा है और एक Br यहाँ पे जो बचा है वो आकर जुड़ जाता है यहाँ पे, सिंपल सा। देखो CONH Br बनाया, अब KOH की उपस्थिति में रिएक्शन करवाना है, तो KOH की उपस्थिति में रिएक्शन करवाएंगे तो HBr बाहर निकलेगा और नाइट्रोजन है वो आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं जगह को। नाइट्रोजन पहले जोड़ता है फिर CO जोड़ता है, फिर 2 KOH निकालेंगे तो CO निकल जाता है और एनिलीन प्राप्त होता है। तो आप इसको भी बना सकते हो या ये वाला सबसे अच्छा वाला रहता है, आप बेंजामाइड से एक CO को निकाल करके सीधा एनिलीन प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा छठवां मेथड है। अब ये तो मेथड हो गया। अब देखते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी, एनिलीन का केमिकल प्रॉपर्टी किस तरीके से होता है, रासायनिक गुण। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि हम केमिकल प्रॉपर्टी पूरा साथ में देखेंगे। तो 2 टाइप का रिएक्शन देखेंगे। पहला हम है वे अभिक्रियाएं जिनमें एनिलीन व एलिफेटिक एमीन में समानता होती है। देखो एनिलीन और एलिफेटिक एमीन बोला जा रहा है, मतलब कि क्या है कि ये है हमारा एनिलीन और एलिफेटिक एमीन मतलब कि ये, मतलब कि R के जगह पे CH3 हो, C2H5 हो और आगे बढ़ता रहे, और ये है एलिफेटिक एमीन और ये है एरोमेटिक एमीन। ठीक है, तो वे अभिक्रियाएं देखना है हमें जिनमें एनिलीन व एलिफेटिक एमीन में समानता हो, मतलब कि ये भी रिएक्शन कर सके और ये सब भी रिएक्शन कर सके, वैसे में समानता देखना है कि कौन कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो हमारा दोनों करवा सकता है, एनिलीन भी दे सकता है और एलिफेटिक एमीन भी दे सकता है। तो और दूसरा देखेंगे जो सिंपल एनिलीन ही देता है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले दोनों समानता देखते हैं क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले रिएक्शन है क्षारीय गुण या क्या बोलते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी। तो बेसिक प्रॉपर्टी को सिद्ध करने के लिए, मतलब कि NH2 बेस रहता है, अमोनिया बेस है आपका, लुईस बेस है, तो ये बेस है। तो बेसिक प्रॉपर्टी को कैसे सिद्ध करेगा, लवण का बनना, मतलब कि साल्ट फॉर्मेशन के अनुसार से। तो साल्ट कैसे बनेगा, एनिलीन प्रबल अम्लों से क्रिया करके क्रिस्टलीय लवण बनाते हैं, बोला। तो देखो एनिलीन है ये,
बेस है बोल रहे हैं। बेस है जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हमें पता है जब बेस एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये बेस है, ये एसिड है, C6H5NH2HCl यहाँ पे सीधा सीधा आकर जुड़ जाएगा और ये साल्ट फॉर्मेशन करेगा। वैसे ही अगर हम दो एनिलीन को लेते हैं, ये भी हमारा एसिड है, ये बेस है, इसके साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो फिर से हमारा नया साल्ट बनेगा। ठीक है, ये उतना आंसर, ये क्वेश्चन उतना नहीं पूछा गया है आपका क्वेश्चन में क्षारीय गुण वाला। ये दूसरा देखते हैं अब हम। अमोनिया की भांति यह भी तृतीय समूह के क्षारीय मूलकों को उनके हाइड्रोक्साइड में अवक्षेपित करते हैं, प्रेसिपिटेट कर देते हैं। मतलब कि तृतीय ग्रुप मतलब कि क्या हो जाएगा, आपका जो इनऑर्गेनिक प्रैक्टिकल रहता है वैसे वाला। ठीक है, जैसे कि थर्ड ग्रुप में है आयरन है, एल्यूमिनियम है, तो यहाँ पे आयरन को प्रेसिपिटेट मतलब कि आपका अवक्षेप के रूप में छोड़ देता है। तो क्या हो जाएगा, फेरिक क्लोराइड का अगर रिएक्शन कराते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो 3 क्लोरीन है 3 हाइड्रोक्साइड है, तो इनको आपस में एक्सचेंज कर देता है। फेरिक क्लोराइड था वो फेरिक हाइड्रोक्साइड में बदल देता है और ये क्लोरीन यहाँ पे जाकर आपका अमोनियम क्लोराइड बना देता है। सिंपल सा एक्सचेंज हुआ है कि यहाँ पे क्लोरीन था वो OH बनाया है और OH था वो क्लोरीन वाला बना दिया है, मतलब कि क्लोराइड वाला बना दिया है। ये हुआ। अब दूसरा देखते हैं एसिलीकरण। ये तो आपका बेसिक प्रॉपर्टी वाला था दोनों का दोनों, कि लवण का बनना और अमोनिया की भांति यह भी तृतीय समूह के साथ रिएक्शन कर सकता है। क्षारीय गुण था पहले। दूसरा में है आपका एसिलीकरण या एसिलीकरण या एसाइलेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो एनिलीन के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड अथवा एसिटिक क्लोराइड की क्रिया से एसिटिल व्युत्पन्न बनता है, एसिटिल डेरिवेटिव बनता है। इस क्रिया को एसिलीकरण कहते हैं। एसिलीकरण का मेन मतलब क्या है, वर्ड में जो लिखा है वो आपको थोड़ा सा भयंकर बड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन देखो अब रिएक्शन में देखते हैं क्या बोला जा रहा है। ये है आपका एनिलीन। एनिलीन है तो ये है जैसे कि कीटोन होता है। ठीक है, ये एसिलीकरण मतलब कि एसिटिक एनहाइड्राइड या क्या है एसिटिल क्लोराइड कैसे आता है उसको देख लेते हैं। एसिटिल क्लोराइड देखो CH3COOH, इस OH को हटा करके हम Cl जोड़ देते हैं तो एसिड क्लोराइड बनता है। यह है एसिड क्लोराइड। यह एसिड होता था, ये एसिड है एसिटिक एसिड, और यह है एसिड क्लोराइड मतलब कि एसिड के OH को हटा करके हम Cl जोड़ दिए हैं, इसीलिए उसको बोला जाता है, उसका नाम बोला जाता है एसिड क्लोराइड। तो ये है हमारा एसिड क्लोराइड, ये है एनिलीन। इसका रिएक्शन करवाएंगे तो कैसे होता है उसको देखो। यहाँ का हाइड्रोजन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर Cl दिख रहा होगा, HCl बाहर निकल जाएगा और C6H5NH पहले से था और क्या जुड़ेगा COCH3 सीधा का सीधा जुड़ जाता है और HCl बाहर निकल जाता है। ठीक है, HCl बाहर निकलेगा और इसका नाम है एसिटेनिलाइड। ठीक, एसिटानिलाइड या एसिटेनिलाइड बोलते हैं इसको। अब देखो ये एक और बोला गया है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है उसको पहले समझ लेते हैं। देखो एसिटिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड से, ये है एसिटिक एसिड 2 मॉलिक्यूल, इसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकालते हैं तो हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है CH3COCOCH3। ये वाटर का मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, ये 2 मॉलिक्यूल है आपका एसिटिक एसिड से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकालेंगे तो एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। यहाँ पे नाम लिख लीजिएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। हाइड्राइड। ठीक है, तो किस तरीके से बना एसिटिक एनहाइड्राइड समझ आ गया। ठीक, तो एनिलीन का एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जैसे कि यहाँ पे HCl निकाले थे ऊपर में, यहाँ पे आपका निकल जाएगा CH3COOH। अब देखो कैसे निकलेगा उसको देखते हैं। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, वो पक्का पता है हमें। अब यहाँ पे तोड़े तो ये ऐसा टूटेगा, एक हाइड्रोजन को ये दे देगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा CH3COOH। अब यहाँ पे क्या बचा है C6H5NH लिख दिए, C6H5NH। अब यहाँ पे देखो ये वाला तो भाग आपका पूरा का पूरा बाहर निकल गया है और क्या बचा है, ये वाला पार्ट बचा है अभी। तो COCH3 को यहाँ पे सीधा का सीधा जोड़ दिए। तो यहाँ ऊपर में भी देखो तो COCH3 जुड़ा हुआ है जैसे लग रहा है, इसमें भी देखोगे तो COCH3 जुड़ा हुआ है, लग रहा है एसिटानिलाइड दोनों से बनता है। मतलब कि एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाएं या हम एसिटिक क्लोराइड से रिएक्शन करवाएं तो भी हमारा एसिटानिलाइड बनता है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि एनिलीन से एसिटानिलाइड कैसे प्राप्त कर सकते हैं,
समझाइए, या एनिलीन का एसिलीकरण कैसे करेंगे समझाइए करके पूछ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे और देखते हैं, और क्या बोला जा रहा है कि तनु क्षार या डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में बेंजाइल क्लोराइड के साथ बेंजाइल उत्पन्न प्राप्त होता है। इसको अब है एक, देखो ये ऊपर वाला जो रिएक्शन था वो नेम रिएक्शन नहीं था हमारा, लेकिन जब ये डाइल्यूट बेस के साथ करवा दे रही है, नेम रिएक्शन नहीं बोल रहे थे, सिंपल सा रिएक्शन बोल दे रहे थे कि एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएगा तो एसिटाल्डिहाइड या एसिटेनिलाइड बनेगा। एसिटाल्डिहाइड नहीं बनता है, एसिटेनिलाइड बनता है। लेकिन अब हम क्या कर देते हैं, एनिलीन का बेंजाइल क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट बेस के साथ, मतलब कि तनु क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन करवाएंगे तो बेंजानिलाइड जो बनेगा हमारा, यहाँ पे एसिटानिलाइड बन रहा था, देखो यहाँ पे बेंजानिलाइड, ये बेंजाइल क्लोराइड है और एसिटिल क्लोराइड है, तो एसिटिल क्लोराइड को साटन बामन अभिक्रिया नहीं बोलेंगे। जब बेंजाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगा और बेंजानिलाइड बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में साटन बामन अभिक्रिया। ये नेम रिएक्शन है। ठीक है, तो नेम रिएक्शन पूछ सकता है कि साटन बामन अभिक्रिया को समझाइए। तो आपको पता होना चाहिए कि एनिलीन का जब हम बेंजाइल क्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तनु क्षार या डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में, तो बेंजानिलाइड बनता है और HCl बाहर निकलता है, उसे ही हम साटन बामन अभिक्रिया कहते हैं। ये हुआ क्लियर। ठीक है, अब देखो ये C6H5 है ना, उसको साटन बामन अभिक्रिया बोलेंगे। अब अगला देखते हैं तीसरा रिएक्शन क्या बोल रहा है, एल्कलीकरण। ऊपर था आपका एसिलीकरण, ये है एल्कलीकरण, मतलब कि R ग्रुप का जुड़ना। तो बोला जा रहा है एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करके द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक अमोनियम लवण का मिश्रण देता है। मतलब कि ये थोड़ा सा काटिएगा, ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ है हमारा। ठीक है, तो कैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक लवण देते हैं उसको देखते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटनरी जिसको बोलते हैं। ठीक, तो ये एनिलीन ले लिए हम, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो एनिलीन से क्या क्या बना सकते हैं वही हमारा केमिकल प्रॉपर्टी में आएगा। तो ये एनिलीन ले लिए, क्या करवा दिए हैं CH3I के साथ, मतलब कि एल्कलीकरण। CH3I, CH3 क्या है, एल्किल ग्रुप है, I आपका हैलोजन। तो एल्कलीकरण करेंगे तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और एक I निकलेगा हाइड्रोजन आयोडाइड के रूप में, और जो CH3 है वो यहाँ पे आकर जुड़ जाएगा। तो क्या हुआ है, NHCH3 यहाँ पर सिंपल सा जुड़ा हुआ है। दूसरे बार फिर से CH3I का रिएक्शन कराएंगे, फिर से HI निकलेगा। अब पहले में मेथिल एनिलीन बनेगा और दूसरे में फिर से एक हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा है, वो हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और CH3 यहाँ पे आकर अटैक करेगा। ये डाइमेथिल एनिलीन हो गया। अब फिर से तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, CH3I से रिएक्शन करवाएंगे, मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन करवाएंगे, तो एक जो लोन पेयर है वो यहाँ पे आकर जुड़ता है। ठीक है, तो लोन पेयर आकर जुड़ेगा और I देखो वहां पे बाहर नहीं निकला है क्योंकि इसके पास बाहर निकालने के लिए कुछ है नहीं, तो इसलिए I वहां पे अटका हुआ है। तो ये होता है आपका पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव लिख लेना, नाइट्रोजन की वैलेंसी ज्यादा हो गई तो इसको बोलते हैं ट्राइमेथिल फेनिल अमोनियम आयोडाइड, या बोल सकते हो चतुर्थक अमोनियम लवण। तो पहले बनेगा आपका प्राइमरी वाला, फिर सेकेंडरी वाला, सॉरी ये सेकेंडरी वाला है, ये आपका टर्सरी वाला है और ये चतुर्थी, जिसको आप बोलते हो सेकेंडरी को ऐसा, टर्सरी को ऐसा और क्वाटनरी को ऐसा। ठीक है, तो पूछ सकता है एल्कलीकरण से क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट या चतुर्थक अमोनियम लवण कैसे प्राप्त कर सकते हैं, समझाइए करके। तो ये हो गया एक रिएक्शन। अब चौथा रिएक्शन देखते हैं, ये नेम रिएक्शन है आपका कार्बिल एमीन अभिक्रिया। नेम रिएक्शन होता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। याद रखना क्वेश्चन पूछेगा इसका, कार्बिल एमीन अभिक्रिया को समझाइए करके। तो इसमें होता है प्राथमिक एमीन की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है, याद रखना, इसको स्टार कर लेना। ये प्राइमरी एमीन जिसको बोलते हैं उसका अभिलाक्षणिक अभिक्रिया स्पेसिफिक रिएक्शन है, ये प्राइमरी एमीन ही ज्यादा देता है बोल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा प्राइमरी एमीन है एनिलीन। एनिलीन का जब हम रिएक्शन करवाएंगे क्लोरोफॉर्म, ये है क्लोरोफॉर्म, और KOH की उपस्थिति में रिएक्शन करवाएंगे तो आपका बनाता है फेनिल आइसोसाइनाइड। इसका नाम लिख लेना, फेनिल आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड क्यों बोल रहे हैं, सिंपल सा फेनिल साइनाइड बोल सकते थे। तो आप याद रखना थोड़ा सा, अगर ये ऐसा रहता तो वो साइनाइड है, बट यहाँ पे ऐसा हो जाता है, चेंज हो जाता है, एन से जुड़ जाता है। तो हम पहले से ही पढ़े हैं कि अगर CN है तो साइनाइड, NC है तो आइसोसाइनाइड बोलते हैं।
तो इसीलिए इसका नाम आइसोसाइनाइड पड़ा है। ठीक, अब 3 के Cl निकल गया, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया। ये होता है आपका क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो एनिलीन का क्लोरोफॉर्म और KOH की उपस्थिति में रिएक्शन करवाएंगे तो आइसोसाइनाइड बनेगा। यही होता है आपका कार्बिल एमीन अभिक्रिया, और केमिकल प्रॉपर्टी में हम पढ़ रहे हैं एनिलीन का। ये हो गया चौथा वाला। अब पांचवा क्या बोल रहा है, पांचवा सिंपल सा है कि क्षार धातुओं के साथ अभिक्रिया एमीन समूह या एमिनो समूह के एक अथवा दोनों हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाते हैं। इसको अगर पढ़ोगे तो भी ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो भी ठीक है, कोई नहीं आता ये क्वेश्चन। ठीक है, अब छठवां देखते हैं। छठवां क्या बोला जा रहा है, एल्डिहाइडों के साथ संघनन, कंडेंसेशन विथ एल्डिहाइड। संघनन करेंगे तो क्या बनेगा, देखते हैं। एनिलीन एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ कंडेंसेशन करके वाटर का मॉलिक्यूल खो देता है, और वाटर का मॉलिक्यूल खो देता है और क्या बनाता है उसको देखते हैं। ठीक है, अब देखो ये एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड जिसको बोलते हैं CH3CHO। अब क्या हुआ है यहाँ पे, ये ऑक्सीजन दिख रहा होगा, ये हाइड्रोजन 2 दिख रहे होंगे, एक वाटर का मॉलिक्यूल खो दिया है यहाँ पे, और क्या बनाया है, क्या क्या बचा है उसको देखते हैं। CH3 बचा, CH बचा, तो ये CH3 CH, और इसके साथ अब बॉन्ड बनाएगा क्योंकि इसके साथ निकला है, तो इसीलिए NH बेंजीन और NH बेंजीन बनाया है। कंडेंसेशन मतलब कि संघनन हो गया है, एक दूसरे में मिल गए हैं। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया है और संघनित हो गए हैं, ये हुआ। और बोला जा रहा है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये देखो एलिफेटिक एल्डिहाइड लिए हैं हम, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में एनिलीन का केवल एक अणु मॉलिक्यूल संघनित होकर एनिल व्युत्पन्न बनाते हैं, जिन्हें सिफ का क्षार कहते हैं। क्वेश्चन बहुत बार आ गया है, सिफ का क्षार या सिफ बेस का फार्मूला लिखिए करके। तो अब पढ़ते हैं। देखो ये एसिटाल्डिहाइड है तो हमारा सिफ बेस नहीं बना है, वहीं पे अगर हम बेंजल्डिहाइड ले लिए हैं, देखो इन दोनों में अंतर है ना, CH3CHO है एसिटाल्डिहाइड, और बेंजीन के साथ CHO जुड़ा रहता है, उसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब देखो ये भी हमारा एनिलीन है, तो बेंजल्डिहाइड और एनिलीन का जब रिएक्शन करवाते हैं तो H2O मॉलिक्यूल निकलेगा। कहाँ से H2O मॉलिक्यूल निकल रहा है, सिंपल सा दिख रहा है हमें ये वाला, तो H2O तो निकल गया, ये हुआ। अब इसकी तो बैलेंसी कंप्लीट नहीं है ना, बैलेंसी कंप्लीट करेंगे, अब यहाँ पे निकलेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं एन बेंजील एनिलीन। नाम लिख लेना, एन बेंजील एनिलीन, या इसी को बोलते हैं सिफ बेस। क्या बोलते हैं, सिफ बेस। ठीक है, तो क्वेश्चन आया था एक बार, सिफ बेस का फॉर्मूला लिखिए, तो ये वाला लिख लेना है आपको, यहाँ सिफ बेस बोलते हैं करके एनिल डेरिवेटिव को, ये हो गया। ठीक है, तो छठवां प्रॉपर्टी हो गया केमिकल प्रॉपर्टी। अब सातवां देखते हैं, थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया। थायोनिल क्लोराइड ये बोल होता है, थायोनिल क्लोराइड SOCl2 होता है। तो सिंपल सा रिएक्शन है, क्या है ये, यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का क्लोरीन, एक हाइड्रोजन क्लोराइड बना निकल जाएगा, और सीधा सा बेंजीन के साथ हमारा NH था और SOCl बचा है, वो सीधा आकर जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये थायोनिल प्रतिस्थापी यौगिक बोल सकते हो कि बनता है करके। तो एक टाइप का हम देख चुके हैं जिसमें एनिलीन और प्राइमरी एमीन से समानता दर्शाता है। अब बी टाइप का देखने वाले हैं हम। बी टाइप का रिएक्शन क्या होगा, वे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बी टाइप वाला, वे अभिक्रियाएं जिनमें एनिलीन एलिफेटिक एमीन से भिन्न होते हैं। मतलब कि एनिलीन अलग रिएक्शन देगा, एलिफेटिक एमीन अलग रिएक्शन देगा। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला वाला, नाइट्रस अम्ल की क्रिया। तो नाइट्रस अम्ल की क्रिया डाइएजोनियम लवण या डाइएजोनियम साल्ट बनाता है। देखो नाइट्रस अम्ल मतलब कि HNO2 होता है, NaNO2 दिया हुआ है यहाँ पे, तो NaNO2 का जब रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ तो नाइट्रस अम्ल बनता है। अब ये NaCl हो गया हमारा। अब एनिलीन का रिएक्शन करवाते हैं HCl की उपस्थिति में तो एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड बनता है। ठीक है, देखो ये NH3Cl है ना, NH2Cl नहीं है, इसलिए एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड बोला गया है, मतलब कि हाइड्रोजन क्लोराइड वहां पे अटैक हुआ है तो साल्ट फॉर्मेशन करा है। तो ये जो हमारा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड है यहाँ पे लिख लेते हैं और उसका नाइट्रस अम्ल की उपस्थिति में रिएक्शन करवा देते हैं। देखो नाइट्रस अम्ल को थोड़ा सा फैलाकर लिखे हैं क्योंकि हमारा रिएक्शन दिखे करके। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे कैसे होगा कि इसका अगर रिएक्शन करवाते हैं तो H2O बाहर निकलता है और C6N2Cl यहाँ पे आकर जुड़ता है। तो कैसे निकलेगा, चलो देखते हैं। ये हो गया हमारा एक H2O और ये हो गया दूसरा H2O। ये हुआ, यहाँ पे क्या बचा है, नाइट्रोजन, और यहाँ पे देखो बेंजीन और नाइट्रोजन और क्लोरीन, तो बेंजीन N2 दो N बचा है और क्लोरीन, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। इसीलिए बोला गया है कि नाइट्रस अम्ल की रिएक्शन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है और दो वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे बाहर निकल रहा है। ये हुआ पहला रिएक्शन। अब दूसरा रिएक्शन देखते हैं, युग्मन अभिक्रिया या कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। तो युग्मन अभिक्रिया कपलिंग रिएक्शन, एनिलीन एवं डाइएजोनियम लवण आपस में दो प्रकार की क्रिया करते हैं जो माध्यम के पीएच एवं एमीन की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। अब माध्यम के पीएच मतलब कि एमीन की प्रकृति कैसे होगा, निम्न टेम्परेचर और उच्च टेम्परेचर, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर के अनुसार से। तो निम्न ताप मतलब लो टेम्परेचर पर दुर्बल अम्लीय विलयन वीक एसिडिक सॉल्यूशन जो सोडियम एसीटेट से बफर कर दिया गया हो तो डाइएजोनियम यौगिक बनते हैं, एक रंजक के रूप में बनता है बोल रहा है। ठीक है, तो यही अभी देखे थे कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना था हमारा, उसको एक बार ले लेंगे और एनिलीन के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। तो क्या होता है देखो, यहां से एक HCl का निकलेगा, ये क्लोरीन दिख रहा है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन दिख रहा है, वो निकलेगा। और जो भी बच रहा है उसको लिखते हैं हम। यहाँ पे बेंजीन बचा है, बेंजीन लिख लिए, दो नाइट्रोजन बचा है, दो नाइट्रोजन लिख लिए, यहाँ पे क्या बचा है, NH लिख लिए, और बेंजीन है तो बेंजीन लिख लिए। तो इसका नाम है डाइएजो एमिनो बेंजीन। और ये होता है एक रंजक, मतलब कि डाई करने का काम करता है ये डाइएजो अमीनो बेंजीन। ठीक है, युग्मन अभिक्रिया, युग्मन कपलिंग हो रहा है ना, दोनों आपस में कपल कर रहे हैं, कपलिंग बना रहे हैं, युग्मन कर रहे हैं। अब देखते हैं तीसरा, और ये तीसरा रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोफिलिक विस्थापन क्रियाएं या प्रतिस्थापन क्रियाएं बोलते हैं, या बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसका नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन। तो ये सब आपका वर्ड में बोला गया है, उसको रिएक्शन में देखेंगे। वर्ड एक बार पढ़ लेते हैं। एनिलीन को सीधे नाइट्रिक अम्ल द्वारा अभिकृत करने पर NH2 ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाता है, अतः इसका डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं किया जाता। नाइट्रीकरण करने के लिए पहले NH2 समूह का एसिलीकरण करके उसे प्रोटेक्ट कर लिया जाता है, फिर नाइट्रीकरण करके प्राप्त पदार्थ का हाइड्रोलिसिस कर पुनः अमीनो ग्रुप मिलता है एवं नाइट्रो व्युत्पन्न प्राप्त करते हैं। अब इस वर्ड को पूरा का पूरा रिएक्शन में देखते हैं क्या बोला जा रहा है। देखो, ठीक, ये एनिलीन बन गया, यहाँ पे लिख लीजिएगा CH3COCl। ठीक, एसिलीकरण करते हैं इसको, ये होता है, पहले ही पढ़ चुके हैं एसिलीकरण। ये हुआ। तो सबसे पहले बोला जा रहा है, अगर इसमें सीधा नाइट्रेशन करते, हम नाइट्रिक अम्ल का रिएक्शन करवाते तो हमारा सीधा नाइट्रीकरण नहीं होता, कुछ ना कुछ इफेक्ट डलता है। तो इसमें क्या कर देंगे, जो हमारा ये NH2 ग्रुप दिख रहा है उसको प्रोटेक्ट कर देंगे, मतलब कि तू सुरक्षित रह, तेरे पोजीशन पे कुछ कोई नहीं जुड़ेगा, दूसरे पोजीशन पे हम जुड़वाना चाहते हैं करके। तो इसको क्या कर देंगे, देखो ये कर लेता है एक HCl को बाहर, और वहां पे आकर सिंपल सा जुड़ गया है बेंजीन NHCOCH3 करके। ये है एसिटानिलाइड, पढ़ चुके हैं पहले ही, एसिटानिलाइड बना चुके हैं, एनिलीन से एसिटानिलाइड कैसे प्राप्त कर सकते हैं करके। अब क्या हो गया है, अब इसके बाद इसका नाइट्रीकरण करना है आपको। नाइट्रीकरण मतलब कि HNO3 की उपस्थिति में रिएक्शन। तो ये है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण क्या करता है, आर्थो, ये आपका ये जो ग्रुप है आपका NHCOCH3 वो होता है आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। ठीक, तो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग मतलब कि जुड़ गया है। देखो यहाँ, देखो पहले में जुड़ा हुआ है, आर्थो में जुड़ सकता है या पैरा में जुड़ सकता है। ठीक है, तो इसका नाम है आर्थो नाइट्रो एसिटानिलाइड और ये वाला है पैरा नाइट्रो एसिटानिलाइड। तो आर्थो पैरा सबको आता होगा, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप है आर्थो, ये है मेटा, ये है पैरा, ये मेटाडेस और ये आर्थोडेस। ठीक है, आई होप सबको आता होगा ये। तो ये आर्थो नाइट्रो एसिटानिलाइड और ये पैरा नाइट्रो एसिटानिलाइड बना है।
अब बोल रहा है यहाँ पे कि हाइड्रोलिसिस कर पुनः अमीनो ग्रुप को सुरक्षित कर लिया जाता है। अब हाइड्रोलिसिस करेंगे मतलब कि जल अपघटन करवाएंगे, तो जो ये प्रोटेक्ट करके रखे थे उसको वो चेंज कर देता है फिर से NH2 ग्रुप में। ठीक है, ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा NH2 ग्रुप में। प्रोटेक्ट जो किए थे हम उसको डी प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्शन हट गया मतलब कि वो ग्रुप निकल गया, और जो पहले ग्रुप था NH2 ग्रुप वाला वो NH2 ग्रुप फिर से वापस आ गया है बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो ग्रुप अभी जुड़ा हुआ है हमारा नया वाला, तो ये लिख सकते हो आप आर्थो नाइट्रो एनिलीन और पैरा नाइट्रो एनिलीन प्राप्त होता है। याद रखना एनिलीन के केस में हम सीधा नाइट्रीकरण नहीं करवा सकते, पहले उसको प्रोटेक्ट करना है NH2 ग्रुप को, उसके बाद ही नाइट्रीकरण करेंगे। नाइट्रीकरण करने के बाद उसका जल अपघटन करवा देंगे तो जो NH2 ग्रुप था पहले वो फिर से वही आ जाएगा। याद रखना इसको, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है हमारा। ठीक है, कि अदर बाकी जो रिएक्शन रहता है उसको नाइट्रीकरण करेंगे तो सीधा का सीधा नाइट्रीकरण कर देते हैं, आर्थो मेटा पैरा जो भी पोजीशन पे है जोड़ना है जोड़ देते हैं, बट एनिलीन का प्रोटेक्ट करना है फिर नाइट्रीकरण करना है, याद रखना। ठीक, अब क्या बोला जा रहा है कि चूंकि NH2 समूह क्षारीय प्रकृति की होती है, अतः प्रबल अम्लीय माध्यम स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में अधिकांश एनिलीन एनिलीनियम आयन में परिवर्तित हो जाता है। एनिलीनियम आयन NH3+ मेटा निर्देशक होता है, अतः मेटा नाइट्रो एनिलीन मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। इसमें क्या था आपका आर्थो वाला था और पैरा वाला था, तो एनिलीन जो एनिलीनियम आयन बनता है वो मेटा वाला होता है। तो एनिलीन का जब रिएक्शन करवाते हैं हम एसिड मीडियम में, H+ मतलब कि एसिडिक मीडियम अम्ल की उपस्थिति में रिएक्शन, तो ये सुविधा जुड़ जाता है NH3 मतलब कि प्लस बनाता है इसका, वो इसको नाम बोलते हैं एनिलीनियम आयन। अब इसका नाइट्रीकरण करवाते हैं HNO3 और H2SO4 की उपस्थिति में, तो ये जो ग्रुप होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए NO2 यहाँ पे कहा क्या आ गया है, मेटा पोजीशन पे आ गया है। ये हो गया अंतर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब क्या बोला गया है, अतः इस समस्या के समाधान के लिए भी एरोमेटिक एमीन का नाइट्रीकरण करने से पहले एसिलीकरण अभिक्रिया द्वारा NH2 समूह की रक्षा मतलब कि प्रोटेक्ट कर ली जाती है बोल रहा है। ये हुआ। अब दूसरा देखते हैं सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन। तो इसको पढ़ते हैं अब क्या होता है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के लिए हम प्रोटेक्ट करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं उसको देख लेते हैं। तो एनिलीन सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करके अम्लीय लवण बनाती है जो 180 या 120 या 220 है, ये इसको सुधार लीजिएगा, 120 ना होकर ये 200 है। ठीक, ताप पर पहले निर्जलीकृत होता है और फिर पार्श्व नाभिकीय पुनर्विन्यास द्वारा सल्फेनिलिक अम्ल देता है। तो ये एनिलीन है हमारा, एनिलीन का H2SO4 की उपस्थिति में सल्फोनीकरण करवाए हैं, तो सीधा का सीधा यहाँ पे भी जुड़ गया है। कैसे जुड़ा है, NH, ये हाइड्रोजन एक यहाँ चला गया है तो NH3, H बचा फिर SO4, ये हुआ प्रोटेक्ट हुआ, पहले एनिलीन हाइड्रोजन सल्फेट बनाया, फिर 100 से 200 अंश सेंटीग्रेड पर इसको गर्म करवाए हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल निकला है। वाटर का मॉलिक्यूल कहाँ से निकला होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, एक सल्फर है एक नाइट्रोजन है, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देते हैं ऐसा वाला। ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो क्या बचा N और H SO3H, यही बचा है हमारा। ठीक है, अब ये तो बच गया। अब इसका क्या कर देते हैं, पुनर्विन्यास कर, मतलब कि रीअरेंजमेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो रीअरेंजमेंट कैसे करेंगे उसको देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है हमारा, ये हाइड्रोजन जाता है यहाँ पे और ये पूरा का पूरा ग्रुप आता है यहाँ पे, तो रीअरेंज हो गया। यहाँ पे देखिए ये सीधा उसी पे लगा हुआ था वो पैरा पोजीशन पे जुड़ गया है, और इसका नाम होता है सल्फेनिलिक अम्ल, या क्या बोल सकते हैं पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बोल सकते हैं। तो सल्फोनीकरण इस तरीके से होता है, ये भी प्रोटेक्ट टाइप का ही है समझो, क्योंकि पहले प्रोटेक्ट करवा रहे हैं फिर उसका रीअरेंज कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन होगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं हैलोजनीकरण या हैलोजिनेशन रिएक्शन। जब एनिलीन के एसिटिक अम्ल में बने विलयन में एसिटिक अम्ल से बना हुआ ब्रोमीन विलयन धीरे धीरे डाला जाता है, तब 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का श्वेत अवक्षेप
मिलता है। ठीक, तो क्या बोला जा रहा है, एनिलीन का जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो 3 कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे सभी जगह पे H H H सभी जगह पे हाइड्रोजन है बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 आपका ब्रोमीन ग्रुप है, तो 6 में से आपका कितना चला जाएगा, 3 तो चला जाएगा। ठीक है, ये 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ के साथ 3 HBr बनाकर निकल जाएगा। और ये 3 जो बचा है ब्रोमीन, वो सभी यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक आकर के ये देखो ट्राई ब्रोमो एनिलीन बना लेता है। ठीक है, ये समझ आ गया होगा आई होप। तो इस तरीके से रिएक्शन होगा, -3 HBr निकलेगा और 3 जगह पे ये आर्थोडेस और पैरा पोजिशन पे आपका ब्रोमीन ग्रुप को जोड़ देता है। या बोल सकते हो इसका 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, यहाँ पे लिख लेना 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन है ये। ठीक, तो आयोडीन के साथ, जैसे कि ये तो ब्रोमोनीकरण हो गया, ब्रोमिनेशन हो गया, आयोडीन के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो मुख्य रूप से मोनो आयोडो उत्पन्न बनता है, बोल रहा है। ट्राई वाला ना बन के मोनो आयोडो बनता है, क्योंकि आयोडीन थोड़ा सा रिएक्टिव होता है। तो 2 एनिलीन का मॉलिक्यूल लेते हैं और 2 आयोडीन लेते हैं हमारा, तो ये पैरा पोजिशन पे आकर छोड़ देता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मोनोहैलोजन व्युत्पन्न प्राप्त करने हेतु पहले NH2 समूह रक्षित प्रोटेक्ट किया जाता है, फिर हैलोजनीकरण करके जल अपघटन करते हैं। जैसे कि सिंपल हम नाइट्रीकरण में करवाए थे, वैसे ही अगर हम एसिलीकरण मतलब कि क्लोरीन की उपस्थिति क्लोरीन करेंगे, मतलब कि मोनो प्रतिस्थापी प्राप्त करना है आपको क्लोरीन वाला, तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लिए थे, CH3CO लिए थे, CH3COCl लिए थे, तो ये प्रोटेक्ट हुआ था। अब Cl यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये ग्रुप हमारा पहले से पता है कि आर्थो और पैरा था, तो आर्थो और पैरा पे जोड़ देगा और जल अपघटन करवाएंगे दोनों का। ये हाइड्रोलिसिस और जल अपघटन अलग अलग नहीं है, इंग्लिश में हाइड्रोलिसिस है और हिंदी में जल अपघटन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जो ग्रुप था पहले, वो अब NH2 में फिर से जो पहले था वो बदल जाता है। तो इसका नाम लिख सकते हो आर्थोक्लोरो एनिलीन और पैराक्लोरो एनिलीन करके। ये हुआ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब देख लेते हैं मर्क्यूरीकरण। तो मर्क्यूरीकरण या मर्क्यूरेशन, मरकरी एसीटेट के एल्कोहली विलयन के साथ एनिलीन क्रिया करके आर्थो अमीनो फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट देती है। ये उतना नहीं आया है क्वेश्चन जितना कि नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और हैलोजनीकरण आए हैं आपका। तो फिर भी देख लेते हैं हम, एनिलीन का जब रिएक्शन करवाएंगे मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ, तो मर्क्यूरी का 2 आपका वैलेंसी रखता है, इसलिए 2 यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो एक तो एसिटिक एसिड ये हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल जाएगा और बाकी ग्रुप जो बचा हुआ है वो यहाँ पे आकर जुड़ जाएगा। सिंपल सा मर्क्यूरीकरण में ऐसा रिएक्शन होगा। चौथा वाला अब देख लेते हैं, उत्प्रेरित हाइड्रोजनीकरण। ठीक, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि एनिलीन का अपचयन करवाएंगे, ये अपचयन वाला है। ठीक है, तो क्या होगा, देखो एनिलीन का 6 हाइड्रोजन निकिल की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे एनिलीन में अगर देखें तो ऐसा है, एनिलीन का हमारा 3 बॉन्ड होता है, तो 3 बॉन्ड होता है, तो ये क्या हो जाएगी, पूरा का पूरा बॉन्ड टूट जाएगा। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ सभी जगह पे हाइड्रोजन आ जाते हैं। तो इसको लिखने के लिए हम ऐसा लिखते हैं, तो ये नाम है आपका अमीनो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो एनिलीन का जब निकिल की उपस्थिति में 6 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, उत्प्रेरित हाइड्रोजनीकरण जिसको बोलते हैं, या कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, तो हमारा एमिनो साइक्लोहेक्सेन बनाता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो 5वां वाला देखते हैं हम। 5वां क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड की क्रिया। तो कार्बन डाइसल्फाइड आपका ये है, तो कार्बन डाइसल्फाइड के एल्कोहली विलयन के साथ एनिलीन ठोस KOH की उपस्थिति में क्रिया करके डाइफेनिल थायोयूरिया बनाती है। तो ये है आपका कार्बन डाइसल्फाइड। 2 एनिलीन का मॉलिक्यूल कंडेंस्ड वाला ले लेते हैं और ठोस KOH ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है उसको देखो, यहाँ पे आपका H, यहाँ पे H दिख रहा है, यहाँ पे H2 दिख रहा है और यहाँ पे H2 दिख रहा है, यहाँ पे H2S गैस बाहर निकल जाएगा और क्या बच रहा है, देखो HC हो गया, यहाँ पे NH बचा, यहाँ पे भी NH C6H5 करके यहाँ पे बना देता है वो। ठीक है, ये आपस में आपका जुड़ा, ये वाला अलग है, ये थोड़ा सा हटा दीजिएगा।
ठीक, ये नहीं हो रहा है, ये बीच में बॉन्ड नहीं रहेंगे, ठीक है, ये बीच का बॉन्ड नहीं रहेगा आपका। तो ये इतना में आपका एनिलीन होता है। एनिलीन का एक बचा है ऑक्सीकरण, जो सिंपल सा एनिलीन ब्लैक बेंजीन नाइट्रोबेंजीन का बनाता है। इतना में एनिलीन आपका खत्म हुआ। एक और होता है एरोमेटिक एमीन में डाईएजोनियम लवण वाला, इसको हम अगले में देखेंगे। तो ये आई होप मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा एनिलीन वाला पार्ट। तो इससे क्वेश्चन कैसे आता है आपका, या तो एनिलीन का सीधा पूछेगा बेसिक प्रॉपर्टी बताइए, बेसिक प्रॉपर्टी नहीं तो बनाने की विधि बताइए पूछेगा। तो कितना बनाने की विधि देखे थे हम। और क्या बोल सकता है, केमिकल प्रॉपर्टी पूछ सकता है, कोई दो केमिकल प्रॉपर्टी ही बताओ, या सीधा पूछ सकता है साटनबाम अभिक्रिया बताओ, हाफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया बताओ, या इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताओ, या नाइट्रीकरण बताओ बोलेगा, सल्फोनीकरण बताने के लिए बोलेगा, ब्रोमनीकरण बताने के लिए बोलेगा। और क्या बोलेगा कि एनिलीन समूह को प्रोटेक्ट क्यों किया जाता है, क्योंकि हमारा वो प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो आसानी से रिएक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले प्रोटेक्ट किया जाता है, उसके बाद आपका नाइट्रीकरण और क्लोरोनीकरण या हेलोजनीकरण किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।